बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं नबील तिरमजी और मेरे साथ हैं सादिक महमूद मलिक। कमाल के 10 शनास, मर्दम शनास, ज़माना शनास, न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री के खालिक, और साथ में आज का जो हमारा एक टॉपिक जो हम लोगों ने जो सेलेक्ट किया है, उसके हवाले से इनका एक बड़ी एक अमीक ना सिर्फ मुशाहिदा है बल्कि एक बड़ा जो है ना उनका खुद ज़ाती तजर्बा भी है। वो है ग्रास रूट लेवल से लेके कॉर्पोरेट सेक्टर तक जो इफेक्ट आया है कोविड 19 का। मईशत, सारी दुनिया, आप जानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक इकोनॉमिक रिसेशन से जो है वो गुजर रही है इस वक्त, और कोविड 19 की वजह से बेशबहा जो है जो कारोबार है वो तबाह हुए हैं। बहुत सारे ममालिक जिनका जो है दारोमदार सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर के ऊपर था, वो सारे का सारा जो है तबाह हो गया। मालदीव्स देखें, टूरिज्म इंडस्ट्री टोटल बैठ गई, फिजी टोटल बैठ गया, मॉरिशियस बैठ गया, टूरिज्म जो है वो हो नहीं रही। ये बहुत सारे जो है वो फैक्टर्स हैं। पाकिस्तान में क्या होने जा रहे हैं, पाकिस्तान में क्या हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं। कहा जाता है कि चाइनीज जुबान में जो क्राइसिस का जो वर्ड है वो निकला है एक डेंजरस अपॉर्चुनिटी का, यानी कि एक आप डेंजरस सिचुएशन में भी आपको कैसे उसके उसको जो है वो उसमें से अपॉर्चुनिटीज निकाल सकते हैं। तो इसी के ऊपर ही आज हम जो है वो बात करेंगे, कुछ मुशाहिदे, कुछ एनालिसिस, कुछ प्रिडिक्शन। मलिक साहब, क्या हाल है वाला है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। अच्छा मलिक साहब, लॉकडाउन जो है खुल गया है। मुझे ये बताइए या कि खान साहब जो है चूंकि शुरू से ही जो है वो लॉकडाउन के कोई इतने ज्यादा हक में नहीं थे, बार बार ये कह रहे थे कि जी दिहाड़ीदार मजदूर जो है मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और लॉकडाउन के अंदर जो है वो बड़ा पसोपेश से काम जो है वो लिया गया। आपका क्या ख्याल है कि अगर ये जो है लॉकडाउन इस वक्त ना खोलते, जो ये टेम्पररी लॉकडाउन जो है वो किया था, तो अगर ये अब भी ना खोलते तो क्या होता? केसेस जो है वो तो अभी भी कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा जो है वो हो रहे हैं और आगे इन फ्यूचर बहुत ज्यादा जल्दी मजीद होने वाले हैं। तो अगर ये लॉकडाउन ना भी खोलते तो क्या होता? मिसाल के तौर पर है, अगर अब लॉकडाउन ना खोलते, जी। ये मुझे सवाल बड़ा अजीब सा लगा, इसलिए कि लॉकडाउन हुआ कब था। हाँ ठीक है, सही है। टेक्निकली तो बिल्कुल नहीं हुआ था। टेक्निकली तो लॉकडाउन हुआ ही नहीं हाँ, पाकिस्तान में। बिल्कुल सही है। सवाल ये बनता है, माई थिंक, जी। कि अगर आप लॉकडाउन लगा देते तो फिर क्या बनता। अच्छा, चले हम पहले इस पे बात कर लेते हैं कि लॉकडाउन लगा देते जिस तरह से वुहान में हुआ, पूरी तरह से हाँ, जैम पैक, यस। तो क्या होता? पहले तो हम ये बात करें। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं कि पहले लॉकडाउन को सख्त किस्म का अगर लॉकडाउन कर लिया जाता हम्म। तो दो चीजें थी। हम्म। एक तो हुकूमती वसाइल है, जिस हद तक उनके पास मौजूद है वो थे और उन्होंने इस्तेमाल भी किए। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर खास तौर पर पाकिस्तान में मुखय्यर हजरात की एक वाफर मकदार में तादाद पाई जाती है, हम्म। और मुखय्यर हजरात की भी दो किस्में होती हैं। एक होते हैं रंगबाज मुखय्यर और एक मुखय्यर होते हैं। ठीक है। ये जो रंगबाज मुखय्यर होते हैं ना, हम्म। ये हर जगह पर मौजूद होते हैं और वक्ती तौर पर वो सस्ती शोहरत के लिए बड़ा काम करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े चेक्स दे रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे भी अपलोड कर रहे होते हैं। बल्कि आजकल तो सूरत हाल पार्टी पॉलिटिक्स में ये है कि जब पार्टी पॉलिटिक्स में चंदा मांगा जाता है ना, जी। तो पार्टी पॉलिटिक्स में भी एक वर्कर उठकर खड़ा होता है तो कहता है जी 10 लाख रुपया लिख ले मेरा भी। अच्छा। और जब वो बाहर आता है तो उससे पूछा जाए कि 10 लाख रुपया दोगे कब, तो वो कहेगा जब होगा देंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब ये सस्ती शोहरत पाने वाले जो मुखय्यर हजरात है ना, हम्म। वो बाहर निकले हुए थे पहली मर्तबा, ठीक है। जिन्होंने हर उस आदमी के, हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो लेने के लिए गया, हम्म। जो लेने के लिए नहीं गया हम्म। वो पहले भी नहीं गया था, अगर अब लॉकडाउन हो जाता तब भी नहीं जाएगा, और मजीद अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो वो तब भी नहीं जाएगा। वो अच्छा। अपने वसाइल को मैनेज करने के लिए बेशुमार किस्म के मराहल मुश्किलात से गुजरेगा, लेकिन वो थैला लेने के लिए लाइन में नहीं जाएगा। ओके।
अब हुआ ये कि उस लॉकडाउन में 3-3 एक आदमी को थैले घर में पहुंच गए, एक माह की तनख्वाह भी पहुंच गई, कई एक लोगों का चेक लगा, उन्हें 12-12 हजार रुपए का चेक भी मिल गया। अब उस लॉकडाउन में खाने पीने और किसी भी मसले की किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। ठीक है। अच्छा, ऊपर से सोने पे सुहागा ये था कि जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया तो उस वक्त रमजान शरीफ था, और रमजान शरीफ में कहा गया कि ज़कात दे दें, तो ज़कात देने वाले भी एक बेतहाशा तादाद है पाकिस्तान में जो बाकायदगी से ज़कात अदा करती है। ठीक है। उन्होंने भी ज़कात के चक्कर में वो सारे के सारे जितने भी थे वो थैले बनाए और वो तकसीम करना शुरू कर दिए। ठीक है। अब अगर लॉकडाउन होता तो मुझे ये तो पता नहीं है, एक मुशाहिदा है कि इस मुशाहिदे के नतीजे में अब इस लॉकडाउन का सबसे फितरी रद्द अमल ये आता कि एक तो आधी तनख्वाह जो है किसी ने नहीं देनी थी, एक जो एक महीने की घर में काम करने वाली मासियां थी वो नाम नेहाद किस्म के उम्रा जिन्होंने 4-4, 8-8 हजार रुपए में मासी काम पे रखी होती है वो तनख्वाह नहीं देते। फिर उसके बाद ये जो नाम नेहाद किस्म के मुखैर बाहर हजरात निकल आए थे, इन्होंने 1-2 पैसे का किसी को थैला नहीं देना था, और अब वो सिचुएशन पैदा हो सकती थी कि लोग भूख के लिए बाहर निकलकर मजबूर हो जाते कहने पे कि हमें दाल रोटी दे दें, और हुकूमत कहती कि दाल रोटी भी नहीं है तो वो कहते कि हम लाइन में लगकर दाल रोटी ले लेंगे। जनरोसिटी की का चार्म था वो खत्म हो गया था, वैसे ही फेड हो गया। मतलब वो जो एक थोड़ा सा सिस्टम था ना, वो टोटली खत्म हो गया था। जिस तरह से अब मेरे माशाल्लाह ये 2 बच्चे हैं तो इनको समझाया गया है कि मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो आपने लड़ना नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ सामने बैठकर लड़ना है इसलिए कि बच्चे हैं। अगर उनको ये कहा जाए कि आपने नहीं लड़ना, मुझे देखना है, तो मुझे देखना शुरू कर देंगे। अब ये बात इसी तरह से है कि जिस तरह से जो कहा जाए वो किस तरह से किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर उस लॉकडाउन को उस वक्त जिस तरह से होना चाहिए था, ये अब अपनी गवर्नमेंट की मर्जी है, उसमें उन्होंने कितनी सक्सेस स्टोरी बनाई कितनी नहीं बनाई, ये फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने हैं। चूंकि न तो हम किसी के गवर्नमेंट के और ना ही अपोजिशन के, हम तो है न्यूट्रल लोग, जो हमने देखा हमने वो बयान करना है, तो हम वो बयान कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं। ठीक है जी, वल्लाह आलम बिस्वाब। ठीक हो गया। अच्छा, अब चूंकि हमने इसके ऊपर जो है वो बात की कि अगर लॉकडाउन ये जारी और सारी जो है वो रहता और अगर ये लगाते तो क्या होता। अब चूंकि खुल गया है, ठीक है, और खान साहब जो है वो मुसलसल जो है वो एक बात जो है वो कर रहे हैं कि जो दिहाड़ीदार जो मजदूर है उसको वो बहुत ज्यादा जो है वो अफेक्ट हुआ है। ये क्या वाकईतन ऐसा है कि दिहाड़ीदार जो है वो मजदूर अफेक्ट हुआ है? आपका क्या ख्याल है, क्या हालात है पाकिस्तान में? कितना खूबसूरत सवाल हम जिस दिन से प्रोग्राम कर रहे हैं आज तक नहीं आपने किया जितना आज खूबसूरत सवाल बताया। अच्छा, ये आज क्या कमाल कर दिया, क्या बात है। मैं मतलब सवाल कम करता हूं, स्टेटमेंट ज्यादा देता हूं। अच्छा शाह जी, इस तरह से है कि जब ये खोली गई थी ना वो बिल्डिंग के लिए इंडस्ट्री और उसको सनत का दर्जा दे दिया था, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलने के बाद कंस्ट्रक्शन तो नहीं हुई, रंग वाला भी आकर बैठ गया, सारे दुकानदार आकर बैठ गए। उस लॉकडाउन के दरमियान में जब ग्राहक नहीं आया तो ये दुकानदार जो है ना बड़ा सेंसिटिव आदमी होता है, न किसी का सरिया बिका, न किसी की ईंट फरोख्त हुई, न किसी का रंग बिका, तो तीसरे दिन दुकान से तंग आके ना वो दुकान बंद करके चला गया था, और चाय भी नहीं मिली उसे, और उसे चाय भी नहीं मिली। बिल्कुल। अब बातें हैं अगली तरफ। अब अगली तरफ जो पिक्चर नजर आ रही है ना लोगों को हैं कवाकब कुछ नजर आते हैं, कुछ वाली बात हो चुकी है। मिसाल के तौर पर
ये जो इतना बाजारों में रश नजर आया ना, वो अब जब लाहौर की बात कर लें तो आपको बागबानपुरा, इचरा और शालम मार्केट के नीचे वाले हिस्से में रश नजर आया। बड़ी मार्केटें जो हाई प्रोफाइल मार्केटें हैं ना, वहां आपको रश नजर नहीं आया। अच्छा, उसकी वजह लिबर्टी वगैरह में नहीं ये, था? उसकी वजह ये है कि एक वो क्लास जिसको 3-3 थैले, 2 माह की तनख्वाह और 12,000 रुपया भी दे दिया गया था ना, वो जब लॉकडाउन खुला है तो उनके पास वो रुपया पैसा जो अभी उन्होंने खर्च नहीं किया था वो मौजूद था। बिल्कुल सही। अब जब वो पैसा मौजूद था ना, तो जैसे ही लॉकडाउन खुला है तो उन्होंने इस तरह से रश बनाया दुकानों पे कि इस पैसे को तो खर्च करें। यही मसला है गरीब में और जो ना अमीर में। अब वो पैसे खर्च कर चुका है। अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट होने जा रहा है ना, वो प्रॉब्लम ये क्रिएट होने जा रहा है कि ये जब मजदूर दिहाड़ी पे जाएगा ना, तो इसको दिहाड़ी नहीं मिलनी अभी। ठीक है, पैसे वो खर्च कर चुका है। और इसके बाद और भी उसके लिए सबसे बड़े जो मसाइल पैदा होने वाले हैं वो ये है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज है जो इस नहज पे चले गई थी कि जहां अब गुंजाइश बाकी नहीं रही कि उनको कंटिन्यू किया जाए, तो वहां से सिलसिला रोजगार फिनिश होता हुआ दिखाई देगा आपको। बिल्कुल सही। अब मैन्युफैक्चर जो है ये बार्गेनिंग करेगा कि मैं तनख्वाह कम करना चाह रहा हूँ। चल एक सेक्टर के अलावा हर जगह पे जब बार्गेनिंग शुरू होगी ना, तो ये बेरोजगारी और इसके अलावा वो मसाइल जिनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर उन मामला से है जिनके बारे में कहा जाता है कि रिस्क रोटी के मामले में घर में भूख की वजह से ये एहतजाज और बाहर भी ये एहतजाज होना शुरू हुआ, उसकी आपको एहतजाज तो शायद ना हो लेकिन बाज गश्त नजर आएगी। और ये बेरोजगारी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में बेरोजगारी बढ़ रही है और फैक्ट्स एंड फिगर भी यही है। मैं अभी जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया कि मेरे जितने दोस्त जो है वो मालदीव्स में हैं या जो है वो फिजी में हैं, वो अक्सर जो है वो यही बताते हैं कि जनाब जो है वो क्योंकि उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री बैठ गई है तो जो है वो वहां पर जो है बेरोजगारी का बहुत ज्यादा खर्चा है। बल्कि इवन के अभी रिसेंटली मैंने एक जो है वो मीटिंग मैंने करवाई डीजीज की, जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स के रीजनल जो है, तो एक मुल्क ऐसा भी है जिसका पब्लिक ब्रॉडकास्टर जो कि सरकारी पैसे से चलता है, उन्होंने कहा जनाब जी हमारे पास जो है वो फंड्स खत्म हो रहे हैं, एडवर्टाइजर है कोई नहीं, हमें पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के अंदर हमें जो है डाउनसाइजिंग करनी पड़ेगी, जो कि ना कभी सोचा ना कभी देखा। तो यहीं से जो है मैं आपको जो है वो इसी पॉइंट पे जो है वो से सवाल करता हूँ कि सरकारी मुलाजमीन अक्सर ये समझते हैं कि यार उनकी तो जॉब जो है वो बस सिक्योर है। सरकारी मुलाजमीन की जॉब सिक्योर है कोविड-19 के बाद दौरान? अच्छा, जब आप सरकारी मुलाजमीन की बात करते हैं ना कोविड-19 के बाद के सिक्योर है या इनसिक्योर है, जहां तक सरकार का ताल्लुक है उनकी जॉब तो सिक्योर रहेगी। अब देखना यह है कि इसकी हमेशा इस्तिलाह बदलती रही है। मिसाल के तौर पर एक जमाने में आया गोल्डन शेक हैंड कि पैसे लो तो जाओ जी छुट्टी करो। सही है। अब गोल्डन शेक हैंड देकर लोगों को फर्क भी कर दिया गया और उसके बाद उन तजुर्बाकार लोगों ने उन लोगों के लिए जगह तंग कर दी, रोक ली उन लोगों की जगह कि जो मजीद काम कर सकते थे वहां जाकर काम करना शुरू कर दिया और गोल्डन शेक हैंड भी ले लिया। और जो दूसरे अदारे थे जहां जरूरत थी और नए लोग आ सकते थे, वहां उनको जाकर तजुर्बे की बुनियाद पर कम तनख्वाह पे रख लिया गया, इसलिए कि गोल्डन शेक हैंड लेने के बाद उन्होंने अपना घर भी बना लिया, थोड़े बहुत बैंक भी पैसे जमा करवा दिए और माहाना मुनाफा आने के बाद अब उनका टाइम किल करने के लिए दूसरे दफातर में जॉब करना जो है आसान हो गया। अब क्या होगा कि अब कोई भी नए नाम से जब तनख्वाहें नहीं दी जा पा रही होंगी हुकूमतों से, और पेंशन भी, और पेंशन जो है ये खास तौर पर वो अदारे जिनकी बड़ी भारी भरकम किस्म की पेंशन हैं, बल्कि हुकूमतों में भारी भरकम किस्म की ही पेंशन होती हैं,
वो जब नहीं दी जाएंगी तो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्रामिंग आएंगे जिनके बारे में असरे हाजिर का इंसान सोच भी नहीं सकता कि उनको किस तरह से अकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी। और वो जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में खुदा हाफिज कर दिया जाएगा या जाने के इम्कानात दिखाई देते हैं, और उसको गवर्नमेंट को दो महाजों पर अब लड़ना होगा कि एक प्राइवेट सेक्टर को अपने पांव पे खड़ा रखे और दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर में कम अज कम इतनी गुंजाइश बाकी रहे कि उनके अपने मुलाजमीन जो है वो काम करते रहें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, यहीं से जो है वो हम लिंक बनाते हैं, जिस तरह मैंने अभी टूरिज्म का जो है जिक्र किया, और खान साहब जो है वो मुसलसल टूरिज्म के हवाले से बड़े वो जो है ऑप्टिमिस्टिक जो है वो हमेशा से रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से भी बड़े ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि जिस तरह मैंने कहा कि टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत सारी ममालिक में जो है वो बिल्कुल बैठ गई है, लेकिन अब उसको रिवाइव करने के लिए मुख्तलिफ तरीके जो है वो किए जा रहे हैं, अडॉप्ट किए जा रहे हैं। यहाँ पर मलेशिया के अंदर भी जो है वो गवर्नमेंट सब ये सोच रही है कि भाई किस तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री को रिवाइव किया जाए। जापान जो है वो बाकायदा 50% सब्सिडीज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है टूरिस्ट को जो उनके मुल्क में आना चाह रहे हैं। अब वो आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे, वो मैकेनिज्म अलग है। पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म इंडस्ट्री आपको रिवाइव होती भी, या रिवाइव तो खैर मैं क्या उसको कहूंगा, एक उसको नया जो है वो जो है वो एक उसको जिंदगी मिलती हुई आपको नजर आ रही है? क्योंकि पहले तो इतना ज्यादा जो है वो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर काम भी नहीं किया था। ये गवर्नमेंट काम करना चाह रही है, लेकिन अब कोविड भी आ गया। तो आपके नजदीक क्या है, टूरिज्म इंडस्ट्री का मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में टूरिज्म इंडस्ट्री है ना, तो अभी खान साहब का पहला प्रोग्राम जो है, जो पहले से ऑलरेडी टूरिज्म के स्पॉट्स बने हुए हैं, वहां सयाहों को जाने की इजाजत दी जाए और टूरिज्म इंडस्ट्री खोली जाए। ठीक है। इसको अभी मुकम्मल तौर पर उसके ना तो अभी एसओपीज बने हैं, जो एसओपीज हैं उन पर अमल दरामद करवाने के बाद क्या इस इंडस्ट्री को आगे ले जाया जा सकता है, तो उनका फोकस मरी पे है, उनका फोकस जो है गिलगित पे है, उनका फोकस जो है इन तमाम चीज़ों पे है जहाँ जहाँ सयाह जाते हैं, कागान, नारान, और उसके लिए कैलाश, चित्राल, ये वो इलाके खान साहब के जेर नज़र हैं कि जो 3 माह के लिए गर्मियों में खुलते हैं। अगर 3 माह के लिए वो गर्मियों में न खुले तो फिर वहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। अब देखना ये है कि क्या ये इंडस्ट्री का हाल भी वही तो नहीं होता कि आमदोरफ्त के जराए, रहने सहने, और वो क्लास जो सी कैटेगरी के होटल्स में ठहरती थी जाएगी, जो बी कैटेगरी के होटल्स में ठहरती थी जाएगी, जो ए कैटेगरी के होटल में ठहरती थी वो इंडस्ट्री खुले ना खुले फिर भी जाएगी। अब वो बी कैटेगरी और सी कैटेगरी के क्या वसाइल हैं कि वो मरी में जाकर या कागान में जाकर या चित्राल में जाकर रह सकते हैं? क्या वो तमाम एसओपीज को फॉलो करते हुए इतने उनके पास वो सारे वसाइल मौजूद हैं कि वो उनके 3 महीने की जो एक रूटीन में सोर्स ऑफ इनकम थे जिसकी बुनियाद पर वो पूरा साल बैठकर खाते थे, वो अब उसको खोल देने के बाद वो इसमें सरवाइव कर जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जिस तरह से रंग पेंट वाली दुकान खोल दी गई लेकिन ग्राहक तो नहीं आया? तो इन दो चीजों को जरा मद्देनजर रखना होगा आपने जब टूरिज्म के बारे में बात करते हैं पाकिस्तान में, और दूसरे मुल्कों का आप बता चुके जी। बिल्कुल इस तरह से चलें, ये भी जो है वो कवर हुआ। अब जो है वो आ जाते हैं थोड़ा सा जो दरमियाना सा जो ताजर है, ठीक है, जिसका जो कैपिटल जो है वो कुछ 20, 30, 50 लाख तक जो है वो चला जाता है, करोड़ से कम का होता है। ये ताजर जो है वो कैसे सरवाइव करेगा इस कोविड के सिलसिले में? अच्छा, दुनिया में ये जो दुकानदार होता है ना, दुकानदार, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में गुजारिश की थी कि ये बड़ा सेंसिटिव होता है, इतना सेंसिटिव कि इसको इस्तेमाल करने के बाद हुकूमतें बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं, इनसे हड़तालें करवाई भी जाती हैं,
इनके लॉकडाउन बड़े खतरनाक किस्म के होते हैं ताजर के, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है ताजर। बिल्कुल सही। लेकिन अब देखना ये है कि जो दरमियाना दर्जे का बड़े ब्रांड तो बैठ जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, लग्जरियस ब्रांड्स तो बैठ गए, लग्जरियस ब्रांड तो बैठ जाएंगे सारे के सारे। सही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दो चीजें जो है ना, इन्होंने हजरत इंसान को बहुत तंग किया हुआ है। एक तो वो मासी जो 4 घरों में 2-2 हजार रुपया लेकर काम करती है ना, तो जिसकी अपनी रोटी तो पूरी नहीं होती, उसने उस मासी को काम पे रखा होता है और एक टेलीफोन का पैकेज उसने करवाया होता है, और 11 साढ़े 11 बजे वो बेगम साहबा ना दूसरी किसी बेगम साहबा को कह रही होती हैं, यार मैं तो अपने काम करने वाली से बहुत तंग हूँ, वो आज आई नहीं, ऐसे ही सारा कुछ बिखरा पड़ा है। तो वो जिस तरह से वीवीआईपी की बेगमात करती थी ना, जिनके बच्चों की भी शादियां उनके ज़िम्मे होती थी, नौकरों की, और नौकरों के बच्चों की भी शादियां उनके खाते में होती थी, तो माई आती थी, काम करती थी। तो उन स्टाइल से वो 2000 में बातें कर रही होती है अपने आप को खुश करने के लिए, और साथ कह रही होती है कि यार उसने 4 छुट्टियां कर ली हैं, मुझे मस्ती और ढूंढो। इस किस्म की सिचुएशन जो है ना, अब उन दुकानदारों की, जो मीडियाकर किस्म का दुकानदार है ना, उसकी दुकानदारी चलती रहेगी। और अच्छा। उसमें 2 हिस्से बना लीजिएगा। एक वो दुकानदारी जिसका ताल्लुक खाने पीने से है, रेस्टोरेंट से नहीं, ये बात याद रखिए। हाँ, रिटेल का जो ग्रोसरी का जो ग्रोसरी से मुतालिक जो है, बिल्कुल। वो महंगी भी होंगी और चलती भी रहेंगी। बिल्कुल सही। जो चीजें पहनने और इस्तेमाल करने की है, ये चीजें सस्ती हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर कपड़ा जो है वो बहुत ज्यादा महंगा नहीं होगा शुरू में, एक यूं करके उठान होगी जी, शॉर्टेज आ गई है, मार्केट में रुपया पैसा ही नहीं होगा इतना कि शॉर्टेज के बावजूद भी कस्टमर हो। अब आप अगर दुकानों पे जाएंगे ना, तो इससे पहले जो कैमरा रश दिखा रहा था, अब उस कैमरे को कहिए कि रश दिखाए। अब नहीं होगा। इससे पहले जितना भी कैमरा रश दिखा रहा था ना, 2 तरह के लोगों का दिखा रहा था। एक तो वो लोग जिनके पास 2 महीने की तनख्वाह और 3 थैले पड़े हुए थे, अब उनके 3 थैले भी खत्म हो गए, 2 माह की तनख्वाह भी खत्म हो गई। अब आप कैमरा लेकर जाएं तो आपको दुकानदार नजर आएंगे, लोग नजर नहीं आएंगे। अब दुकानदार 2 रुपए की चीज 4 रुपए में बेचने की कोशिश करेगा, इसलिए कि वो जनाब बाहर से चीजें आना बंद हो गई हैं, या कहेगा कि चीजें मिलती नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस चीज पर आ जाएगा कि अगर खाने वाली चीज है तो वो हर चीज, हर सूरत, हर बंदे ने खरीदनी है। अगर इस्तेमाल की चीज है, गुजारा हो सकता है, तो वो कहेगा जी रहने दो। वो जिस वेले नहीं बिकेगी तो 2000 वाली ने 4 ते जाएगा, 4 वाली ने 3 ते ले आएगा, 2 ते ले आएगा, फिर कहेगा 1800 दी, फिर कहेगा 1500 दी, तो 1500 तो भी गाग नहीं लबड़ा जी उन्होंने। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा चले, ये भी हो गया। अब जो है वो आते हैं जो कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर, उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा लोगों की दिलचस्पी के लिए ये भी बता दूं कि आज हम थोड़ी सी जरा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर भी जरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सोना सस्ता हो रहा है, चांदी सस्ती हो रही है, जमीनें सस्ती हो रही है नहीं, लेकिन पहले हम जो है वो जरा कॉर्पोरेट सेक्टर को जरा देख लें, मल्टीनेशनल्स को देख लें, उसके बाद हम जरा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर भी आते हैं। जी मलिक साहब, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आप क्या जो है वो देख रहे हैं कि आप तो बाकायदा जो है वो साइकोलॉजिकल काउंसलर भी जो है वो रहे हैं बहुत सारी जो है वो इंडस्ट्रीज के, तो आप आपके क्या एनालिसिस है उनके माइंडसेट के हवाले से? कम करेंगे अपना कैनवस, बढ़ाएंगे मजीद कारोबार? 2 लाइनों में सिर्फ इसका जवाब दूंगा कि मालिक और मजदूर के दरमियान जो है ना, अब वो ज़हनी महंगी शायद ना रह सके जो पहले मौजूद थी, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, चूंकि दुनिया बदलने जा रही है, इसलिए इस पर मेरी बहस ही खत्म हो जाती है कि दुनिया जमाना कदीम में नहीं जा रही, एक नई शक्ल में पुराना जमाना आ रहा। अच्छा, कौन सा? पत्थर का? ना, नई शक्ल में पुराना जमाना आ रहा है। जिस तरह से अभी आपने जमीन का लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये सस्ती होने जा रही है या महंगी होने जा रही है, तो जब आप जमीन की बात करते हैं तो जिस जमीन पर
कंस्ट्रक्शन की जा सकती है वो सस्ती होने जा रही है। अच्छा, इसके ऊपर हम जरा बाद में बात करते हैं, पहले ये जरा सेक्टर्स जो वो देख लें। आपने इन सेक्टर के बारे में मैंने बात कर ली जितनी करनी है। अच्छा नहीं, अब मैंने एक दो लाइनों में आपको हाँ, सिर्फ जवाब देना है, सिर्फ 2 लाइनों में हाँ जवाब देना ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में काम करती हैं, जो पाकिस्तान में है, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? मल्टीनेशनल जो कंपनी। देखिए, बात यह है कि मल्टीनेशनल जो है ना, उसने तो आज भी आपको साशे में 10 रुपए का वॉशिंग पाउडर दिया हुआ है। मल्टीनेशनल जो है ना, चंद एक ऊपर वाले जो बहुत बड़े ब्रांड की बात नहीं करता, कंज्यूमर गुड्स वाले जितने भी हैं, अब इनको 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, कंज्यूमर गुड्स और लॉन्ड्री। ये घर की 90% जरूरियात जो है ना मल्टीनेशनल पूरी कर रहा होता है, और वो हालात और वाक़यात के मुताबिक चीजों को ऊपर भी ले जाता है और नीचे भी ले आता है। ठीक है। उसका जो ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है ना, वो बड़ा शाह दिमाग होता है। वो जिस वक्त जिससे और जब चाहता है ना, चीजों को बड़े अच्छे से बहुत बड़े साइज में और छोटे साइज में ले जाता है। मिसाल के तौर पर वो देख रहा है ना कि अगर किसी भी तनख्वाहदार की पहुंच में अब इतना रुपया पैसा आ गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा चीज परचेज करने की पोजीशन में है, तो वो 1 किलो की बजाय 5 किलो पैकिंग में नई चीज लेके आ जाता है और उसकी तशहीर करनी शुरू कर देता है। बिल्कुल सही। जब वो देखता है ना कि कंज्यूमर की जेब में पैसा खत्म हो रहा है, तो वो फिर उसको एक्स्ट्रा साइज करता है। जब वो फिर देख रहा है कि कंज्यूमर के यहाँ पैसा खत्म हो रहा है, तो वो फिर उसको लाते 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 वन टाइम यूज साशे पे चले जाता है। और ये सदियों से चला आ रहा है मल्टीनेशनल का, आज की कोई एक्सरसाइज नहीं है। वो चाय की पुड़िया जो है ना, वो आज से 70 साल पहले भी चाय की पुड़िया मिलती थी, और अब भी दोबारा जब जैसे ही महंगाई ने जोर पकड़ा तो फिर चाय साशे में आ गई थी। वॉशिंग पाउडर तब भी छोटी पुड़िया में दस्तयाब था, साबुन छोटे साइज की टिक्की तब भी दस्तयाब थी, अब भी दस्तयाब है, लेकिन मौका महल के मुताबिक वो उसके साइज चेंज कर देता है। उसकी सर्वाइवल का राज जो है ना, उसका सर्वाइवल जो है बुनियादी तौर पर मौका महल और हालात वाकयात और उसकी जो कैपेसिटी है खरीदार की, उसके मुताबिक चीजों को फराहम करने में, जो वो करने में कामयाब हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जनाब, हमें कुछ सवालात भी हमें साथ साथ जो है मिल रहे हैं। एक तो जो है वो कमेंट आया कि जनाब के जो मैकडॉनल्ड्स और इस तरह के जो बड़े बड़े जो फ्रेंचाइजीज हैं, उनको काफी ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। कुछ ममालिक के अंदर तो जाहिर है कि वो एक टेक अवे फूड पांडा वगैरह का थोड़ा सा जरा रुझान देखने में आया, लेकिन रेस्टोरेंट्स के अंदर रश बिल्कुल खत्म हो गया। तो ये मेरे ख्याल में आगे भी इसी तरह से जो है वो हमें देखने में जो दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज जो है वो है, और ये हम सुबह भी बात कर रहे थे फोन के दौरान, कि शादियों के जो इवेंट्स हैं उनके ऊपर पाबंदी जो है गवर्नमेंट ने जो है लगा दी है। तो शादियां जो है वो अब जिन्होंने करनी उन्होंने तो कर ही लेनी है जैसे तैसे करके ठीक है, लेकिन ये है कि ये जो फ्रीलांसर्स हैं और जो मजदूर लोग हैं जो इन इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से जो जुड़े होते हैं, ये आपको इनका मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? अच्छा शाह जी, इस पर पूरा एक प्रोग्राम रख लें। ये 2 लाइनों में जवाब देने वाला नहीं है। नहीं, इस पर हम बात करेंगे कि शादी होती क्या है, शादी क्यों करनी चाहिए, और शादी किस वो क्या हो रहा है और आज क्या है। जी, वो तो हमारा पहले तय पा गया था कि उसको हम अलग करेंगे, लेकिन तो इसका एक पूरा इंडिपेंडेंट प्रोग्राम रख ले। अभी वो कारपोरेट सेक्टर में आए हैं, तो आगे चलकर जमीन पे आ जाएं, फिर उस पर बात करके तो इसी सेक्टर को ले लेंगे। लेकिन जो मेरा जो सवाल है वो इस चीज से मुतालिक नहीं है, शादी से मुतालिक। मेरा इस चीज से मुतालिक है जो शादी या इवेंट मैनेजमेंट का जो सेक्टर है, कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से, जिसमें फोटोग्राफर्स भी आ जाते हैं, जिसमें और बेशुमार केटरर्स वाले भी आ जाते हैं, इस हवाले से जो है मेरा सवाल है कि उनका आपको जो है वो क्या जो है मुस्तकबिल आपको जो है नजर आ रहा है? बिल्कुल सो सिंपल सा जवाब 2 लाइनों में है जी शाह जी। जी जुनेद साहब आ रहा है जी। ये जो फूड इंडस्ट्री जो है ना जी, फूड इंडस्ट्री बैठ गई है और इसने बैठे रहना, अब अपने पांव पे खड़ी नहीं होगी। ठीक है। फूड इंडस्ट्री से मुराद रेस्टोरेंट है मेरे,
हाँ, रेस्टोरेंट, बिल्कुल, ग्रोसरी नहीं। ये जो घर से बाहर खाना खाने का रिवाज था ना, इसको तो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो घर घर मेरा मतलब होटल बन गए थे, गलियों में होटल बन गए थे, घरों में मेरा मतलब ये सिलसिला बन गया था। और ये जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, कि हम घर पहुंचाएंगे, तो ये तो अब साइकिलों से लेकर हवाई जहाजों तक काम शुरू हो गया था। और बड़े मुल्कों में तो एक दो में मैंने सुना है कि वो JLT में वो ड्रोन के थ्रू भी जी, जी, ड्रोन के टेक अवे थ्रू, दिया जाता था, ठीक जी, है ना जी? ड्रोन के थ्रू भी दिया जा रहा, बिल्कुल। हाँ जी। तो अब ये सिलसिला खत्म होने को जा रहा है। अब दुनिया बदल रही है, एक मखलूत मुआशरा बन रहा है, और उस मखलूत मुआशरे में ये सारी चीजें नहीं होंगी। अब इसके लिए क्या लेके आना है उसने, ग्रोसरी के स्टोर से वो मल्टीनेशनल उसके लिए हिकमत अमली तैयार करके आपको दे देगा, और आप उसको यूज करेंगे। जी सर, बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, एक किताब है जो मैं, जितने हमारे जो देख रहे हैं उनको, अगर उन्होंने नहीं पढ़ी तो वो ये किताब जो है वो जरूर पढ़े, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की। बहुत कमाल की किताब है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पे। उसने 4 क्वाड्रेंट्स उसने जो है उसमें बयान किए कि एक चीज होती है जिसमें इंसान पैसे के लिए किसी के लिए काम करता है, यानी कि किसी का जॉब करता है वो। एक क्वाड्रेंट होता है जिसमें इंसान अपने लिए, खुद के लिए काम करता है, जिसमें वो सेल्फ प्रोप्राइटरशिप, जिसमें वो दुकान भी चलाता है, फ्रीलांसिंग भी होती है, और सारा जो है इस तरह के जो मामला आते हैं, जो जिसमें दिहाड़ीदार मजदूर भी जो है वो आ जाते हैं। तीसरा जो है वो जो क्वाड्रेंट था उसने बयान किया उसमें कि जिसमें लोग उसके लिए काम करते हैं, जिस तरह से बिजनेसेस हो गए। और चौथा क्वाड्रेंट जिसके ऊपर उसका बहुत ज्यादा एम्फेसिस था वो ये था कि वो क्वाड्रेंट जिसमें पैसा इंसान के लिए काम करता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स जो है वो, और हमारे यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो ज्यादातर अमूमन जो है वो की जाती है जमीन के हवाले से, जेवर ले लिया, कुछ करेंसी के हवाले से भी जो है वो कुछ लोग जो है वो करते हैं। उसके हवाले से अब मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ मालिक साहब आपसे कि अब जो है वो जहां पर इतने सारे जो है वो मामलात हो गए, इतनी अनसर्टेनिटी है, कोई पता नहीं कि पैसे का जो है वो क्या बनेगा, डॉलर का रेट किधर जाएगा, तेल की कीमतें आलमी तौर पे इतनी ज्यादा कम हो गई। आपको पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको नजर आ रहा है आगे सोना भी सस्ता हो सकता है जिस तरह तेल अच्छा बात यह है कि ये लफ्ज जो है ना गहने, जी, ये गहने जो हैं ये आते हैं तिजारत में नंबर 2 पे, पहले तो ये बात याद रखिए। अब जो मैंने पहले बात की ना कि पुराना जमाना एक नई शक्ल में आ रहा है, वो है अव्वल खेती, दोम व्यापार, निखिद नौकरी चाकरी। अब सबसे पहले जो टॉप ऑफ द लिस्ट होगा वो एग्रीकल्चर होगी। ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो महंगी होने जा रही है ना, वो एग्रीकल्चर लैंड महंगी होने जा रही है। जिस पर कंस्ट्रक्शन की जा सकती है वो लैंड महंगी नहीं होने जा रही। वो सस्ती होगी या बस उसी तरह ही रहेगी? बस मैं मार्केट के जो कि मेरा मतलब ऐसी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा इस मार्केट से ताल्लुक नहीं है। अच्छा, चलो गुड। मैं अपने सुनने वालों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एग्रीकल्चर लैंड है ये महंगी होने जा रही है। अव्वल खेती, दोम व्यापार। अब जब व्यापार में आते हैं तो यहाँ गोल्ड आ जाता है। दुनिया की हर करेंसी ऊपर नीचे चली जाए, एक बात तयशुदा है कि सोना मिनिमम पर आने के बाद भी इसने मैक्सिमम पे हमेशा जाना होता है, लेकिन आएगा मिनिमम बाद एक मिनिमम पे भी आएगा, लेकिन इन्हें जाना मैक्सिमम पे ही है। मतलब अगर किसी शख्स ने एक करेंसी रख ली है तो 5 साल के बाद उस करेंसी का वजूद ही खत्म हो गया है, और वो 1 लाख रुपए की जो करेंसी रखी थी वो 2000 रुपए की रह गई है। सोने के साथ कभी ऐसा नहीं होता। सोना हर हालत में मिनिमम जो जाता है तो थोड़ा सा जब नीचे आता है आता है फिर यहीं से पकड़ के फिर ऊपर चला जाता है। तो ये व्यापार की बड़ी खूबसूरत तरीन आइटम है सोना जिसको कहते हैं। तो ये कभी भी खसारे का सौदा नहीं होता। इसको बल्कि तो लोग कहते हैं गॉड्स मनी, गॉड्स करेंसी। जी जी। लेकिन इसमें इसमें एक मलिक साहब अक्सर मेरे ज़हन में जो है आता है कि जाहिर है जब आप सोना लेते हैं तो या आप ईंटों की शक्ल में लेते हैं, बहुत ज्यादा अगर आपके पास पैसा है, या आप सिक्कों की शक्ल में जो आप लेते हैं। लेकिन ये तो वो जो है वो पैसा हुआ जो आप बचाना चाह रहे हैं कि आगे कहीं इसका यूज होगा। लेकिन वो जो डे टू डे जो 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 ट्रेडिंग होती है
ठीक है, जिससे बाकायदा जो है वो पैसे, जिस तरह जिसे कहते हैं ना, अंडे अंडे जो है वो मुसलसल आ रहे होते हैं मुर्गियों से, ठीक है ना। तो सोना तो फौरी तौर पे अंडा नहीं देता, वो तो जो है वो पड़ा हुआ है तो अपनी जगह पे वो कायम है, वो तो बस बढ़ता जाएगा। आपने आपने दो हिस्सों में तकसीम कर लेना है इसको भी। जी। पहला तो हिस्सा ये है कि क्या आप अपनी बचत जो है वो डॉलर की सूरत में, सोने की सूरत में, रुपए की सूरत में, किस सूरत में सेव करना चाह रहे हैं? चले, हाँ, ये तो पूरा एक सवाल बनता है, ये तो पूरा किसी एक भी सवाल बनता किसी भी शक्ल में। है। जी। तो उसमें हमने कर ली गोल्ड की बात, ठीक है। ठीक है। जब आप तजारत की बात करते हैं ना, तो जो सोने की तजारत करने वाले हैं, सोने की तजारत भी उसी तरह से दुकानदारी का दर्जा रखती है जिस तरह से दूसरी अशिया की दुकानदारी होती है। ठीक है। मिसाल के तौर पर उसमें जो तजारत कर रहा है ना सुनियारा, तो वो सुनार को अगर हट्टी चलाने की और अच्छी सेलमैनशिप नहीं पाई जाती तो वो सोने का कारोबार करने के बाद भी जीरो रहेगा। हाँ, सही। अगर उसको तजारत करने का ढंग आता है तो सोने से कमाएगा। बेशुमार बिल्कुल। लोग सोने का कारोबार करने वाले खसारे में और मिट्टी का कारोबार करने वाले आपको फायदे में नजर आएंगे। उसका बिल्कुल सही। ताल्लुक सेलमैनशिप और गिव एंड टेक्स में होता है। तो हम्म। इनको दो हिस्सों में आप सुन लीजिएगा जो हाँ, मैंने गुजारिशात पेश की हैं। ठीक है, एक तो होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एक होगी आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट आपकी टर्म बचत की इन्वेस्टमेंट। बचत की इन्वेस्टमेंट, या इसी के अंदर जो है वो चांदी का भी अक्सर जो है वो जिक्र करते हैं लोग। चांदी के अंदर इन्वेस्टमेंट आप क्या समझते हैं, फायदेमंद है या नहीं? अच्छा, एक जमाने में चांदी का बहुत बड़ा रवाज होता था, हम्म। तो ये मैंने लफ्ज शुरू में ही इस्तेमाल किया, गहने। हम्म। तो ये जब आती है ना औरत के जेवरात की सूरत में, तो चांदी की जो सिर्फ और सिर्फ जितनी भी सिस्टम है ना वो कागजात में रह गया और तिजोरियों में रह गया, ठीक है। क्योंकि औरतें अब चांदी के गहने नहीं पहनती। अच्छा, लेकिन मैं तो इन्वेस्टमेंट जो है आर्टिफिशियल वो, ज्वेलरी आ गई। हाँ, इंटू और आर्टिफिशियल सिक्कों की सूरत के अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ, सिल्वर के केस में बार्स की सूरत में जो है वो बात कर रहा हूँ। गहने तो जो है वो बिल्कुल एक, क्योंकि उसके अंदर उसको तो आप बेचने जाएंगे तो उसकी वो जिस तरह आपने बात की आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, या उसकी जो है वो जो उसकी डिजाइनिंग के जो पैसे लगते हैं वो तो कभी उतना रिटर्न तो वापस आता नहीं उस तरह का। जी जी। ठीक है ना। तो पूछना क्या चाह रहे हैं? पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब आप सोना लेते हैं तो ईंटों की सूरत में या सिक्कों की सूरत में, या चांदी लेते हैं तो बार्स की सूरत में, ठीक है ना। तो ये ज्यादा जो है वो आपको चांदी का जो है वो गहनों से हट के उसका जो खरीदना है या बेचना है, वो आपको कुछ लगता है उसका कोई फायदा? नहीं, जमाना बदल गया। अब देखे ना, पुराना जमाना नई शक्ल में आ रहा है। सही है। सही लोगों है। को जो बात समझ नहीं ना आ हम्म। रही, वो जब पुराने जमाने की बात करते हैं तो वो समझ रहे हैं कि वही जिस तरह से आपने पहले फरमाया कि पत्थर के दौर का। पत्थर के अरे दौर बाबा नहीं, पुराना जमाना नए दौर में आ रहा है कि पुराने जमाने में इंसान सादा था, में। सादा गजा खाता था। फिर बिल्कुल। उसके बाद 1000 किस्म के मिसालें आ गए। बिल्कुल सही। अब घर उसका वही फर्निश्ड है, कमाल का हर चीज है, लेकिन सादा गजा पे आ गया। सादा गजा पे चला जाएगा, वही पुराने जमाने की गजाओं पे चला जाएगा कि उसको आटा जो है वो प्योर चाहिए, सब्जियां जो है वो अच्छी बनाए, साफ सुथरे किस्म का गोश्त लेके आए। मतलब वो चॉइस पे चूजी हो जाएगा। बिल्कुल पुराने सही। जमाने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि वो पत्थर के दौर में जाएगा। चीज वो बेशक अगर उसके वसाइल हैं अच्छा, तो इसी वो के ड्रोन पे ये भी मंगवा सकता है जो सादा किस्म की गजा है। जाहिर है, जाहिर वो ऑर्गेनिक सादा से फूड वही मुराद है ये वो। ना समझा जाए कि वो ड्रोन का जमाना आप चले जाएगा, बल्कि ड्रोन से भी आगे निकलेगा। जाहिर है, जी। जाहिर है, जाहिर है। अच्छा, इसी तरह से जो आपने ये बात की सादा जो तर्ज जिंदगी के हवाले से, एक दौर जब ये खान साहब जब शुरू शुरू में आए थे तो उन्होंने एक आइडिया कौम को जो है वो दिया मुर्गियां पालने का, ठीक है, जो कि पिछली गवर्नमेंट ने भी किसी सूरत में जो है वो किया हुआ था, जिसमें वो कैटल फार्मिंग के हवाले से ब्रीडिंग के ऊपर भी था। और ये जो है वो बिल गेट्स ने भी अपने एक दो लेक्चर्स में कहा जी कि ये मुर्गियां पालने का कितना, तो आपको ये लग रहा है कि सादा तर्ज जिंदगी के अंदर ये चीजें भी जो है वो साथ में हमारी शामिल हो जाएंगी? हमने तो अपने घर हाँ, के लाहौर वाले में पाली हुई थी काफी मुर्गियां। ये अन्य मुर्गी ये खा रहे घरेलू ये घरेलू इंडस्ट्री है। ईद पर मेरी बेटी आई हुई थी, थे। तो बात हो रही थी अच्छे बुरे हालात और लॉकडाउन की। ठीक है। तो उसने बकरियां भी रखी हुई हैं इस जमाने में भी उनके घर में, और मुर्गियां भी हैं। गुड।
और उनका काम कारोबार भी माशाल्लाह ठीक है। तो वो मुझे कहने लगी कि पापा बात यह है कि हम पाकिस्तान के अमीर 3 लोगों में शुमार होते हैं। मैंने कहा जी वो कैसे? कहने लगी जब हमारे पास पैसे होते हैं ना तो हम चिकन लेके आते हैं। मैंने कहा अच्छा। कहती जिस दिन हमारे पास पैसे नहीं होते वो देसी मुर्गियां हलाल करके खाते हैं। वाह, जबरदस्त काम हुआ ना। मैंने कहा कमाल हो गया जी। घर की मुर्गी दाल का जायका भी आता है और देसी मुर्गी का भी। फिर कहने लगी जब और थोड़े से हालात खराब हो जाए ना तो वो जो 2-4 बकरियां रखी हुई हैं ना उनमें से एक हलाल कर लेते हैं तो पूरे 18-20 दिन महीने का गोश्त हमारे घर में फ्रीजर में चला जाता है। बिल्कुल सही। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक ऐसी घरेलू इंडस्ट्री है जिसके लिए ये सारी चीजें फ्लैट में नहीं रखी जा सकती। घर का खुला होना जरूरी है। जाहिर 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 जाहिर। अब उस मेरी बेटी का जो घर है ना वो इतना बड़ा है कि उसमें बकरियां भी रखी गई हैं, मुर्गियां भी रखी गई हैं, उनका वो फायदा भी लेती है, अंडे भी देसी खाते हैं, हम फार्मी अंडे खाते हैं। लेकिन वो कहती है कि हमारे घर में जहाँ गुर्बत नहीं है वहाँ प्योरीफाइड चीजें भी उस वक्त मिल जाती हैं जब हमारे पास पैसों की कमी आती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें जितनी भी है ना ये एक खास मखसूस माहौल में रखने से गुर्बत दूर हो जाती है, ये बात याद रखिए। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब गुर्बत के खात्मे के लिए बहुत जरूरी है कि उन घरों में जहां जिस चीज की अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में तो ये जिन जिन घरों में जिस जिस चीज की गुंजाइश है उसके कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। वलाल बिस्वाब बिल्कुल सही। अब तो बल्कि बकायदा कराची के अंदर तो जो ये एक स्टार्ट भी हुआ है कि सोलर एनर्जी जो है वो आप खुद भी उससे बिजली जो है वो आप हासिल करें और बल्कि उल्टा जो है वो नेशनल ग्रिड के अंदर जो है वो जो सॉरी जो केईएससी है उसको भी आप जो है वो बिजली बेच सकते हैं। तो जाहिर है कि अब बहुत सारे नए नहीं वो मीटर बड़ी देर के आ गए हुए हैं। हाँ जी, और आप जब जाते हैं ना अंदरूनी सिंध में हाँ जी, तो आप देखिएगा कि सड़क किनारे चलते जाइएगा। मेरा एक वीडियो मेरी टाइमलाइन पे पड़ा है, देखिएगा। तो मैंने दिखाया है कि उसमें 2-2 प्लेट का उन्होंने एक वो जो यूनिट है ना 2-2 प्लेट के यूनिट सब दुकानदारों ने लगाए हुए हैं, उनके यूपीएस भी लगे हुए हैं और वो उनकी अपनी बिजली की जरूरियात जो है वो सोलर एनर्जी से पूरी हो रही होती हैं। और आजकल तो वो बाकायदगी से पैकेज आ गया, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है। तो उसमें जो पैकेज आ रहे हैं वो ये है कि अगर आपने 4 लाख का 5 लाख रुपए का घर में अपने गुंजाइश है तो पैकेज लगवाया है तो गवर्नमेंट का मीटर वो लगवा लें जिसमें जितनी देर आप जो बत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं हो रही है, बाकी आपके मीटर के थ्रू गवर्नमेंट को सप्लाई हो रही है। और फिर जब आपके यहाँ बत्ती पैदा नहीं हो रही है, ज्यादा आपके इस्तेमाल हो रही है तो आप गवर्नमेंट से लेते हैं और महीने के बाद जो बिल आता है उसको मेरा मतलब डेबिट क्रेडिट करके वो बिल भिजवा देते हैं। ये अभी तक ये तो बड़ी देर का सिलसिला शुरू है। सिर्फ कराची में, मुझे तो जाहिर है मैं पाकिस्तान से काफी दिन हो गए, मुझे काफी साल हो गए अब तो। नहीं ये बड़ी देर का ये सिलसिला शुरू है। लाहौर और बाकी शहरों के अंदर भी इस तरह से हर जगह पे जहाँ मर्जी जाए कोशिश अच्छा, करके अपने मीटर शीटर लगवा ले, जबरदस्त। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो जबरदस्त अच्छी बात आपने बताई। अच्छा अब बल्कि इसमें थोड़ा सा ये है कि लोगों को समझ नहीं आई। मैं जब अंदरूनी सिंध गया तो अंदरूनी सिंध जाने के बाद देखा तो वो मेरी वीडियो जरूर देखिएगा, हर दुकानदार ने 2-2 प्लेट बाहर रखी हुई हैं। अरे वाह। तो जैसे ही दुकान खोलता है तो उसका अपना वो सिलसिला शुरू होता है, ना उसका पंखा बंद होता है ना उसकी लाइट रात को बंद होती है। तो 2 प्लेट का यूनिट हर बंदे ने एक पंखा इसी तरह से ड्राइवर हजरात ने घरों में 2 प्लेट का यूनिट लगाया हुआ है। तो वो तो बड़ा रिवाज है वहां 2 प्लेट की यूनिट का। जबरदस्त, बहुत आला बहुत आला। अच्छा आपका माइक आपका कैमरा आपका गायब हो गया, चले वापस आ गया। अच्छा ये जो ना एक साहब ने बड़ी जुनेद साहब है, इन्होंने थोड़ा शरारतन भी मेरा ख्याल है ये सवाल पूछा कि आपने शुगर माफिया और ये जिस तरह से जो माफियाओं को जो काबू कर रहे थे इनके होते हुए तो जाहिर है बहुत सारे लोग तो जो है इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, उनको यही टेंशन होगी कि यार कोई ऊपर से कोई बड़ा जो है वो गुरु ना आ जाए। तो ये इनका भी आपको लग रहा है कि आगे चल के जो हालात कुछ बेहतर होंगे जहां पर कानून की पासदारी होगी कि जहां जिसका दौर चलता है वो चलाएगा। अच्छा ये है कि ये जो माफियाज होते हैं ना इनकी भी मुंह पे मास्क होता है। जाहिर है जाहिर है। एक मास्क उतरता है तो वो फिर एक नई शक्ल आ जाती है।
उसके पीछे वो जुर्म हो रहा होता है। जब वो मास्क उतारेंगे तो फिर तीसरी शक्ल आ जाएगी। इसके लिए बड़ी देर तक और दूर तक मेहनत करना पड़ती है। ठीक है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब जनरल ज़ियाउल हक राशन डिपो खत्म करना चाह रहे थे ना, तो मस्जिद माई लाडो में मलिक बरकत साहब मेरे रिलेटिव ही थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो उनका भी राशन डिपो था, मेरा भी राशन डिपो था। तो उनके राशन डिपो पे जनरल साहब आए। वो उन्होंने म्यू हॉस्पिटल का दौरा करना था, तो आकर उन्होंने सबसे पहला जो मलिक बरकत से सवाल किया ना, वो ये था कि मुझे ये बताएं कोई ऐसा तरीकेकार के जिससे आटे की शॉर्टेज खत्म हो जाए और चीनी का बंदोबस्त कर लिया जाए। तो उन्होंने कहा जी चक्की वालों को गंदम दे दें तो इससे मसाइल हल हो सकते हैं। अब मलिक बरकत साहब जानते ही इतना थे। अब राशन डिपो भी एक पूरी इंडस्ट्री था जिसमें बहुत ज्यादा काम कारोबार हो रहा था। अब फिर मैंने ज़ियाउल हक साहब को एक खत लिखा था, इसके बावजूद कि मैं राशन डिपो होल्डर था, फिर भी मैंने खत लिखा कि देखें बात यह है कि ये जो ब्लैक मार्केटिंग है ना शुगर की, ब्लैक मार्केटिंग शुगर की होती है कि राशन डिपो के थ्रू आती है। गर्मियों में इसका रेट बड़ा हाई प्रोफाइल होता है, सर्दियों में कम होता है, इसलिए कि बेवरेज वाले खरीदते हैं। फिर शरबत इंडस्ट्री खरीदती है, फिर टॉफी वाले खरीदते हैं। वहां जहां जहां चीनी चाहिए होती है, जिसकी वजह से एक जब दबाव बढ़ता है तो इसकी कीमतें ब्लैक मार्केट में आसमान पर चले जाती हैं और शोर गोगा हो जाता है। यही सेम सिचुएशन आटे की होती है। ठीक है। आप कुछ हिस्सा मार्केट में दे दीजिए, ओपन मार्केट में चीनी का, राशन डिपो से चीनी की ब्लैक मार्केट में खत्म हो जाएगी। राशन डिपो आज भी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए कागजात में मौजूद है राशन डिपो, लेकिन राशन डिपो का निजाम खत्म हो गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सिर्फ उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि उस वक्त सेक्रेटरी अमीन साहब कोई हुआ करते थे, जिनका मुझे खत आया था। उन्होंने कहा कि आपके प्रोग्राम पर अमल दरामद करवाया जाएगा, और उन्होंने फिर मार्केट में चीनी दी। लेकिन चीनी वालों से भी मेरा तब भी वास्ता था, फिर उसके बाद भी वास्ता था, और अब तो शायद सबसे ही वास्ता रहता है। क्या बात आपकी। तो तब भी उनकी पीछे बैठी हुई चीनी से किस तरह से रुपया कमाना था, राशन डिपो के दौर में भी कमाते थे। जिसने कमाना होता है जुनैद साहब, उसने कमाई लेना होता है, चाहे उसको सजा मिले ना मिले, वो कोई ना कोई नया गौर तलाश कर लेते हैं, तभी उसको। लेकिन जब राशन डिपो चले गए, राशन डिपो जनरल साहब का ख्याल था कि राशन डिपो चले जाएंगे ना तो ये शुगर माफिया भी खत्म हो जाएगा। राशन डिपो चले गए तो उसकी जगह और दूसरे मास्क में जब शुगर माफिया आया तो वो और भी ज्यादा खौफनाक था। बिल्कुल सही। तो ये जो माफियाज होते हैं ना, इनकी शक्लें बदलती रहती हैं, तो लिहाजा इस पर हमें बात करने की कोई जरूरत नहीं। ये जाने, गवर्नमेंट जाने, हम तो सिर्फ बताने वालों में हैं, कुछ जो थोड़ा बहुत जानते हैं वल्लाह आलम बिस्साब। इसके लिए जुनैद साहब आपको खुद थोड़ा सा जरा जो है ना मजीद करूँ खुद भी होना पड़ेगा कि आपने उसमें से कैसे अपॉर्चुनिटी आपने तलाश करनी है। अच्छा मलिक साहब, जाते जाते जो है वो अब एक सवाल हमने जहां से हमने स्टार्ट किया था, लेकिन उसको दोबारा थोड़ा सा फिर रीफ्रेज करके जो है मैं करूंगा कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आपने कहा कि वो जमीनें जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुतल्लिक हैं उनकी कीमतें नहीं बढ़ेंगी। क्या इस वक्त अच्छा टाइम है कि कोई जमीनें शमीनें खरीद ली जाएं जिसके पास कोई पैसा है, तो अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको नजर आती है? अच्छा, इस तरह से है कि अगले जो डेकेड है ना, उसमें चीजें अपना सारे का सारा रंग बदलने जा रही हैं। ठीक है। अगर कोई प्लॉट खरीदता है जिसको रहने के लिए प्लॉट लेना है, तो मिसाल के तौर पर अगर वो घर बनाना चाहता है तो उसके लिए घर महंगा क्या और सस्ता क्या, उसने कोई रेट तो नहीं लगवाना, जाहिर है उसने तो बना ही लेना जैसे तैसे करके। अब उसमें दो चीजें आ गई। दो चीजें इसलिए आ गई कि एक वो शख्स है जो अपना घर है जमीन लेकर खुद बना सकता है, और एक वो शख्स है कि जो बना बनाया घर चाहता है। अब क्योंकि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया है, तो अब बने बनाए घर भी मिलना शुरू हो जाएंगे। वो भी आप उनके इंतजार में रहिएगा, मिल जाएंगे।
अगर जमीन खरीदनी है तो जमीन खरीद के रख लीजिएगा, जब पैसे होंगे तो फिर उसके बाद उस पर घर बना लीजिएगा। यानी ठीक है, अभी जब जितने पढ़े हुए हैं उतने पढ़े रहने दे लोगों के पास। नहीं, मैं ये नहीं कहता, ये एक ऐसा मशवरा है जिसमें मेरा मतलब बबांगे दौल बात करना कोई अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, चले बस ठीक हो गया। चले जनाब, नाजरीन बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें जो है हमारी बातें सुनी, हमें फीडबैक भी साथ साथ जो है वो हमें मिलता रहा, और जो लोग जो है वो हमें रिकॉर्डेड सेशन में जो है वो देखेंगे, वो भी मैं उनसे चाहूंगा कि वो अपना फीडबैक जो है दें। आज कोई जो है वो मेरा मैसेज देने का मूड नहीं है, सिर्फ ये कि इस प्रोग्राम के हवाले से, क्योंकि हमने इतने सारे सेक्टर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसको एक दफा फिर दोबारा शुरू से आप एक दफा जरूर देखिएगा, सेक्टर बाय सेक्टर। इसको आपको बहुत सारी इसकी आपको परतें जो है वो आपको मिलेंगी, और उसके नतीजे में जो सवाल पैदा होगा वो हमसे पूछना जो है ना भूलिएगा, क्योंकि अभी हमने मजीद ये सिलसिला जारी रखना है। तो मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का, और हम इंशाल्लाह ताला एक आधे दिन में फिर मुलाकात करते हैं। तो होती है मुलाकात आपसे। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी आपका और मेरे देखने वालों। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज जी।